जय हिंद दोस्तों आप सभी लोग का बिहार एसआईपीटी का प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे डेली बेस से प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी क्या है कि आप सभी लोग का यहाँ पे मार्क्समैन का यानी बीपीएसएससी का बुक चलाया जा रहा है। इस बुक में आपका देखा जाए तो टोटल 100 सेट दिया गया है, यानी टोटल 100 सेट आपका यहाँ पे दिया गया है। अभी क्या है कि पॉलिटी का एक सेट आपका कंप्लीट कर दिया गया है। आज देखा जाए तो आपका पॉलिटी का सेट नंबर 2 है। अभी क्या है कि हिस्ट्री का और आपका पॉलिटी का दोनों का सेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। आज का जो टॉपिक होने वाला है एक बार देख लीजिए ताकि आपको पता चल पाए कि आज का टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। तो उद्देशिका, भारतीय शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार पर आधारित आपका यहाँ पे प्रश्न होने वाला है। तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न को अच्छे से देखना है और अपना स्कोर कमेंट में बता के ही जाना है कि आप सभी लोग का अभी तक को पॉलिटी में कितना पकड़ बन गया है और आपको कितना ज़रूरत है और पकड़ बनाने के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आप सभी लोग को इसी तरीके से आगे भी आपको सेट प्रोवाइड किया जाएगा। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ देखा जाए तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहाँ से, यानी कौन से शब्दों से? तो ये आप सब लोग याद रखिएगा, हम भारत के लोग, आप सब लोग याद रखिएगा। तीसरे का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगर आप लूसेंट वगैरह रखे होंगे तो वहाँ से जब प्रस्तावना स्टार्ट होगा तो यहीं से आपका स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह जो सिद्धांत है ये जाना जाता है, आप सब लोग याद रखिएगा, अंतःक्रियावाद। क्या हो जाएगा? अंतःक्रियावाद हो जाएगा। एक सेकेंड, इसमें ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत दिया है, आपका सार्वभौमिकता हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इस प्रकार से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका लोक कल्याण आपका यहाँ पे नहीं है, समाजवादी, प्रभुसत्ता यानी प्रभुत्ता संपन्न और पंथ निरपेक्ष, आपका लोक कल्याण इसमें शामिल नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? अच्छे से ऑप्शन को देखिए फिर आंसर करिएगा। तो आपका देखा जाए तो विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास स्वतंत्रता है और आपका आर्थिक स्वतंत्रता इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, आपका वर्णन नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए स्टार बनाया गया है, इसमें बोला गया कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? अच्छे से पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें इसका जो आंसर है आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा क्या कहलाता है बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्देशिका। क्या हो जाएगा? उद्देशिका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? यानी कौन से उद्देशिका का संविधान का भाग है बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों का उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है बताइए। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे कहता है कि भारतीय शासन प्रणाली से आपका यहाँ पे प्रश्न स्टार्ट होता है। कहता है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, संसदात्मक। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था
किस पर आधारित है या फिर किस पर नियंत्रण होता है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे राष्ट्रपति में हो जाएगा। ऑप्शन आपका 14 का ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो आपका सत्तावादी सरकार हो जाएगा। ऑप्शन आपका 15 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, कहता है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? बताइए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देखा जाए तो 17 का सही आंसर आपका जनता हो जाएगा। जनता के द्वारा ही आपका राजनीति वगैरह मान के चलिए, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यास यानी अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? आंसर क्या होगा बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका एकल कार्यपालिका हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें आपको अच्छे से देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे नीचे दिया गया है। कहता है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। बताइए, आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन आपका 19 का देखा जाए तो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? बताइए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 20 का सही आंसर देखा जाए तो आपका केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कैसा है? बताइएगा, भारतीय संविधान जो है आपका कैसा है? तो 21 का राइट आंसर देखा जाए तो आपका अंतः कठोर और अंतः लचीला है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 22 का सही आंसर आपका न्यायिक समीक्षा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? वृहद होने का कारण यही है कि यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जी ऑस्टिन। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, के.सी. हुइयर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, कहता है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, के.सी. हुइयर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो इसका आंसर आपका 27 का देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है 28 नंबर, इसको अच्छे से देखिएगा। कहता है कि भारतीय संविधान भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका 28 का देखा जाए तो आपका राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अच्छे से देखिएगा कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही या फिर कौन एक सही नहीं है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान यानी एक ही व्यक्ति में निहित है। यह आपका ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व पूछा गया है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी संप्रभुता हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बाघ हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प सभी को पता है, बताइएगा। तो इसका आंसर आपका कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी पता होगा आप सभी लोग को, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मोर। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलियां होती हैं? ये भी आपको पता ही होगा, क्या होगा बताइए?
24 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन यानी गायन काल कितने सेकंड का होता है? तो ये आपका 35 का देखा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 52 सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र देखेंगे हम अच्छे से कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। वीडियो लाइक कर दिया कीजिए आप सभी लोग और शेयर वेयर भी कर दिया कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। चलिए बताइए 36 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा? संसद। अगला प्रश्न है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या पूछा गया है? बताइए आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? तो इस प्रकार से आर्टिकल 1 में देखा जाए तो राज्यों का संघ यानी यूनियन बोला गया, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? याद रखिएगा भारत में संघ राज्यों का प्रशासन पूछा गया है, तो इस प्रकार से 38 का सही आंसर राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो आपका संसद को है। किसके पास है? संसद के पास है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? बताइए, 5वीं, तीसरी, दूसरी या फिर प्रथम? तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका प्रथम अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कितने संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें या फिर स्थान आरक्षित हैं? तो 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 26। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए हैं? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? 43 का ऑप्शन आपका 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य तथा संघीय क्षेत्र प्रदेश हैं? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो 44 का आंसर देखा जाए तो आपका 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश जिसमें राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो 45 का ऑप्शन देखा जाए तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख हैं, तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अभी तो क्या चेंज हो गया जम्मू कश्मीर, तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका 47 का क्या हो जाएगा? आपका 35वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य स्वरूप में आया था कब? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 48 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 2 जून 2014 को, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। आगे देखते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन आपका 1956 हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन निर्माण किया गया? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब किया गया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 52 का सही आंसर आपका 1953 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर आपका 53 का देखा जाए तो आपका 1956 हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, कहता है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे एकल नागरिकता, क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता प्रदान करता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो इसका आंसर आपका 55 का डी हो जाएगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। ये थोड़ा सा अलग दिया है। अच्छा हाँ, ये सही दिया गया है। अगर आप मान लीजिए कहीं विदेश वगैरह कहीं से भी हैं, अगर आप भारत में बैंक में जमा कर देंगे पैसा तो क्या आपको नागरिकता मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित के द्वारा तभी आपको यहाँ पे नागरिकता मिलेगी। एकदम सही दिया है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि किस देश में दोहरी नागरिकता यानी पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो इसका आंसर आपका 56 का देखा जाए तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, उसमें दोहरी नागरिकता मतलब देखा जाए तो होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ पे मूल अधिकार से संबंधित आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 57 का देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार पूछा गया है, बताइए मौलिक अधिकार। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है आपका जो मौलिक अधिकार, जैसे होता है ना आपातकाल लग जाता है इमरजेंसी वगैरह में उस टाइम। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन से अनुच्छेद, कहाँ से कहाँ तक। तो 59 का ऑप्शन आपका यहाँ पे 12 से 35 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपका भाग 1 देखा जाए तो आपका 1 से 4 है, भाग 2 देखा जाए तो आपका 5 से 11 है, जो कि क्या बोलते हैं 5 से 11 नागरिकता है। और उसके बाद 12 से जो 35 है आपका, ये आपका मौलिक अधिकार है। और जो आपका चौथा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, वो आपका राज्य के नीति निर्देशक होता है, भाग 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, बताइएगा। तो इसका आंसर आपका अनुच्छेद 14 हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में क्या है बताइए, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में धर्म से संबंधित है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता है, और अनुच्छेद 16 आई थिंक लोक नियोजन है, आई थिंक याद नहीं आ रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या फिर कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अनुच्छेद 13। देखिए जो अनुच्छेद 16 था वो लोक नियोजन से ही संबंधित है, आप इसको याद रखिएगा, भूल गए थे हम। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अनुच्छेद जो आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अनुच्छेद 32 सभी को पता है मूल अधिकार से संबंधित है आपका। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न ये बन जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 62 का सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार, जो आपका 12 से 35 करीबन 12 से 35 आपका यहाँ पे 12 से 35 है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, कहता है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। बताइए अनुच्छेद 15 के बारे में पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। 15 में क्या कहा गया है, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव या समानता नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, 63 का बताइए। तो 63 का आपका यहाँ पे समानता का अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो आपका कौन सा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन 64 का देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, 14 से 18 याद रखेंगे। आप सभी एक बार सीरीज याद कर लिए। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से 24, धार्मिक 25 से 28, संस्कृति की बात करें तो यहाँ पे 29 से 30 है, और संपत्ति आपको पता ही है संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में चला गया है। बताइए संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में चला गया है। चलिए आगे देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार से 65 का ऑप्शन देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, आर्थिक समानता। क्या हो जाएगा, आर्थिक समानता आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, समझिए, फिर आंसर कीजिए। सबसे पहले अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता है। अनुच्छेद 23 में बताइए क्या है। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम बेरोजगारी से संबंधित है, 66 का। ठीक है, और उसके बाद आपका अनुच्छेद 18 में क्या है बताइएगा। अनुच्छेद 18 में देखा जाए तो उपाधियों का अंत है, और अनुच्छेद 24 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चा का खतरनाक काम वगैरह करने से अनुमति वगैरह नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
आगे देखते हैं कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित रखता है। अभी मैंने आपको बताया ना 67 का आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए पहले अनुच्छेद 14 जान लीजिए। अनुच्छेद 14 आपका विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता है। और अनुच्छेद आपका यहाँ पे 68 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे अस्पृश्यता पूछा गया है, तो आपका अनुच्छेद 17 ही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 बताइए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 19 आपको पता ही होगा। अनुच्छेद 19 आपका यानी क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, जिसमें आपका इसमें आरटीआई, प्रेस, झंडा, ये सब आपका बोलने का अधिकार भी आपको 19 के तहत ही देखने को मिलता है। भारत के यानी 69 देखते हैं, इसमें बोला गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है 69 का देखा जाए तो आपका अनुच्छेद 19 में आपका बोलने की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता आपका 19 से ही संबंधित है। अनुच्छेद 21 आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 की बात में 20 के बारे में बात करें तो एक अपराध की एक सज़ा, यानी अगर आप एक अपराध करते हैं तो उसी के टाइम के हिसाब से सज़ा मिलेगी। और अनुच्छेद 22 की बात करें तो आपको यहाँ पे गिरफ्तारी के संरक्षण से संबंध है आपका, यानी जहाँ तक मुझे हो पा रहा है आपको मैं थोड़ा बहुत डिटेल भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस बुक में आपको सिर्फ आंसर ही दिया गया है। ठीक है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है कौन से अनुच्छेद में। ये देखिए आपका अनुच्छेद 19 पूरा लिखा गया है, लेकिन आपका जो पॉइंट दिया गया है ये बहुत ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें क्या क्या लिखा गया है तो आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा, आपका जो प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है वो आपका अनुच्छेद 19A मान लीजिए ए में, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। बताइए, अभी आपको मैंने बताया ना आपका बोलने की आज़ादी आपका 19B में यानी अनुच्छेद बी में मिलेगा, यानी अनुच्छेद बी आपका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 19 में। चलिए आपका 72 देखते हैं। 72 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका वही प्रश्न पूछा गया है कि भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। एक बार वीडियो को रोकिए, फिर अच्छे से समझिए, फिर आंसर कीजिए। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 19A या फिर 1A में विशेष रूप से ये उपबंधित किया गया है कि आप इसके तहत बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो इस प्रकार से 73 का आंसर क्या होगा, 73 का ऑप्शन आपका इसमें क्या बोला गया है, अनुच्छेद इसमें बोला गया है कि व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है हमको क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आंसर आपका 21 दिया गया है। 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है और इसमें हमको लग रहा है कि इसमें से आपका कोई नहीं होना चाहिएगा। ठीक है, चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं वेट करूंगा। 73 का आंसर आप देखते हैं क्या करते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19AD को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो 74 का आंसर देखा जाए तो आपका एकांकता का अधिकार हो जाएगा, प्राइवेसी से संबंधित आपका यहाँ पे हो जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा बताइएगा, इसमें आपका 25 हो जाएगा। देखिए 25 में क्या कहा गया है, अंतःकरण धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे अनुच्छेद 25 के बारे में कहा गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 24 मैंने आपको बता दिया था, 14 वर्ष से कम जो बच्चा होता है उनको खतरनाक काम करने की अनुमति अनुच्छेद 24 के तहत नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है। तो अभी मैंने आपको बताया 25 में आपका यहाँ पे कहा गया धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा डिटेल बताने में बड़ा वीडियो लंबा हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका अनुच्छेद 30 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं। तो आपको मैंने अभी बता दिया कि आपका यहाँ पे 78 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन मौलिक अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32। इसी में 6 प्रकार का अधिकार वगैरह दिया गया है।
अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, बताइए। अनुच्छेद 32 में एक सेकेंड, अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा 5 प्रकार का रिट है। और अनुच्छेद 32 को ही संविधान का आत्मा कहा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूल गए थे हम, ठीक है। चलिए 79 का आंसर याद रखिएगा, 79 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। अगला प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? अभी मैंने आपको बताया कि इसका आंसर क्या होगा, आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को ये कहा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो 82 का ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हैबियस कार्पस। अगला प्रश्न है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका 83 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, बताइएगा। 84 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आपका किया गया था, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कौन सा है? तो संविधान जो संपत्ति का अधिकार जो आपका देखा जाए तो आप एक प्रकार से 85 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकार की सूची से निष्कासित या फिर निकाल गया था, वो आपका कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया था, यह आपका हो जाएगा 44वां यानी 44वां, ठीक है। आगे देखते हैं कि कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। एक बार अच्छे से देखिएगा, अभी आपको बताया गया कि 44वां यानी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये आपका हटाया गया है संपत्ति का अधिकार। क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो इसका आंसर आपका 88 का देखा जाए तो आपका समान आवास का अधिकार, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? अच्छे से देखिए, ऑप्शन देखिए, फिर आंसर कीजिएगा, ठीक है। 89 का बताइएगा, 89 का क्या कहा गया है? सूचना का अधिकार, ठीक है। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है या फिर सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो आपका विधि के समान संरक्षण का अधिकार, यानी ऑप्शन आपका 90 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, नागरिक दावा नहीं कर सकता क्या? तो आपका व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इस प्रकार से आपका उत्तर व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो कौन सा अधिकार है बताइएगा? तो इसका आंसर आपका संवैधानिक निराकरण का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको अच्छे देखिएगा, ऑप्शन देखने के बाद ही आंसर करिएगा। कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या फिर अनुच्छेदों के साथ मिलाकर के पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इस प्रकार से आपका अनुच्छेद 14 तथा 16 क्या हो जाएगा? 14 तथा 16 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। देखिए सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि रिवीजन करने से ही आपको क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 16A, अनुच्छेद 16(2), इसको आप याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। ये कहता है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों बीच के सभी बच्चों यानी शिशुओं की शिक्षा का अधिकार है कौन सा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, मूल अधिकार है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 98, इसको देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या फिर सीमित नहीं किया जा सकता है। तो आपका उत्तर व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है, बताइए। तो आपका उत्तर पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बाकी आपका बौद्ध, जैन, सिख वगैरह आपका यहाँ पे हो जाएगा। किसी अपराध की अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको बताया था, आपका अनुच्छेद 20 में कहा गया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि एक अपराध की एक ही सजा से संबंधित आपका है। इसको आप जिस समय आपका मतलब जिस समय आप अपराध कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे सजा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी लगा कि आपके लिए थोड़ा सा हेल्प किया है, लाइक कीजिएगा, शेयर भी करिएगा और अपना कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।